Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. In response to Prime Minister Narendra Modi's call to transform the country's agriculture sector for a Viksit Bharat, the Department of Agriculture in Doda organized a comprehensive farmer awareness program under the Viksit Krishi Sankalp Abhiyan 2025 at Balra Banderba. The initiative aimed to educate farmers on modern agricultural practices, government schemes and sustainable farming techniques to boost productivity and ensure long-term agricultural development in the region. अच्छा, बाकी आप सब जानते हैं इसके बारे में तकनीकी एन फोड़ो ऐसे कट में मात्रा बढ़ती जाएगी। आप सबकी सहायता से मेरे यहाँ छोटे छोटे प्रोग्राम बड़ी जगह पे है। मैं भी चाहता हूँ, मेरे को भी लालच चली थी अगर तो इसमें उन्होंने वो जो सीडलेस नंबर देते हैं ना खीरा, क्यों नहीं लाते खाद? कीड़े के लिए दवाई है। Delhi Shivsena MP Shrikant Shinde criticized Congress leader Rahul Gandhi, saying when all MPs are coming together and speaking in one voice, Rahul Gandhi should understand that in a situation like this, if we have to fight against terrorism, then politics should not be done there. Rahul Gandhi has always been doing politics. There is an entire lifetime to do politics, but today the initiative taken by the government of India by PM Narendra Modi is commendable. India is the only country that has sent delegations to different nations to sensitize people, to sensitize those countries against terrorism. तो जब सभी एमपीस एक साथ मिलकर एक बात रख रहे, एक आवाज में बात कर रहे, तो राहुल गांधी जी को समझ जाना चाहिए कि आज ऐसी परिस्थिति में अगर आपको टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो वहां पर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हमेशा पॉलिटिक्स करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स करने को तो पूरी उम्र है, लेकिन आज जो इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, एकमात्र भारत देश ऐसा है कि जिन्होंने अपना डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजकर लोगों को सेंसिटाइज करने का, अलग अलग देशों को सेंसिटाइज करने का काम यहाँ पर किया है। तो जब सभी एमपीस एक साथ मिलकर एक बात रख रहे, एक आवाज में बात कर रहे, तो राहुल गांधी जी को समझ जाना चाहिए कि आज ऐसी परिस्थिति में अगर आपको टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो वहां पर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हमेशा पॉलिटिक्स करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स करने को तो पूरी उम्र है, लेकिन आज जो इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, एकमात्र भारत देश ऐसा है कि जिन्होंने अपना डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजकर लोगों को सेंसिटाइज करने का, अलग अलग देशों को सेंसिटाइज करने का काम यहाँ पर किया है। तो
Minister Manjinder Singh Sirsa launched a sharp attack on the Aam Aadmi Party, calling it the country's most corrupt party. He said AP Ministers Manish Sisodia and Satyendra Jain have been summoned today by the ACB. Just imagine such a massive scam involving classroom construction in schools. Even temporary shelters were built at rupees 8,800 per square foot. देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन को आज एसीबी ने तलब किया है। आप सोचिए, इतना बड़ा घोटाला क्लासरूम स्कूल का, वो भी कई जो टेम्परेरी शेल्टर हैं उनको 8800 रुपया पर स्क्वायर फीट, 8800 रुपया पर स्क्वायर फीट, जिसमें 5 स्टार होटल बन जाए विद फर्नीचर, जो 1500 रुपया पर फुट का काम भी नहीं था उसको 8800 रुपया पर फुट में काम दिया। 2000 करोड़ रुपया दिया। 2000 करोड़ किनको दिया? अपने 34 चहेता ढूंढे, खुद ही आर्किटेक्ट से रेट तय करा लिया, खुद ही स्क्वायर फुट तय करा लिए और खुद अपने चहेतों को काम दे दिया और करोड़ों रुपया उसमें लूटने का काम किया। अब दिल्ली के लोगों को इंसाफ मिल रहा है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरह से दोनों हाथों से दिल्ली को लूटा था, अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। हमें तसल्ली है, अब एसीबी इसके अंदर जांच पूरी करेगी और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी ने जो इस दिल्ली को लूटा है स्कूलों के नाम के ऊपर, वो अब आपके सामने आने वाला है। देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन को आज एसीबी ने तलब किया है। आप सोचिए, इतना बड़ा घोटाला क्लासरूम स्कूल का, वो भी कई जो टेम्परेरी शेल्टर हैं उनको 8800 रुपया पर स्क्वायर फीट, 8800 रुपया पर स्क्वायर फीट, जिसमें 5 स्टार होटल बन जाए विद फर्नीचर, जो 1500 रुपया पर फुट का काम भी नहीं था उसको 8800 रुपया पर फुट में काम दिया। 2000 करोड़ रुपया दिया। 2000 करोड़ किनको दिया? अपने 34 चहेता ढूंढे, खुद ही आर्किटेक्ट से रेट तय करा लिया, खुद ही स्क्वायर फुट तय करा लिए और खुद अपने चहेतों को काम दे दिया और करोड़ों रुपया उसमें लूटने का काम किया। अब दिल्ली के लोगों को इंसाफ मिल रहा है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरह से दोनों हाथों से दिल्ली को लूटा था, अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। हमें तसल्ली है, अब एसीबी इसके अंदर जांच पूरी करेगी और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी ने जो इस दिल्ली को लूटा है स्कूलों के नाम के ऊपर। During his visit to Jodhpur, Punjab, Governor Gulab Chand Kataria praised Operation Sindoor, saying the naming of Operation Sindoor has elevated the honor of Indian women immensely. It is India's good fortune that when Lanka was set ablaze, it was for the honor of a woman. The war of Kurukshetra between the Pandavas and Kauravas too was fought for the dignity of a woman. The people demanded justice and the Prime Minister said, "We will do something they cannot even imagine." And truly the way our forces prepared and responded with such intelligence and bravery, not just India but the whole world witnessed it. वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर एक तो जो नामकरण किया उसने भी भारत की नारी का सम्मान इतना बढ़ा दिया और हमारा देश का ये सौभाग्य रहा कि अगर लंका दहन हुआ तो एक नारी के सम्मान के लिए हुआ, कुरुक्षेत्र का रण हुआ पांडवों और कौरवों का, तो वो भी एक नारी के सम्मान के लिए। और वास्तव में अब की बार जिस ढंग से 22 तारीख की घटना ने जाति धर्म पूछ करके उनकी पत्नी के सामने उनको जो गोलियां मारी, बच्चों के सामने मारी, वो दर्दनाक घटना देश ने देख करके, दुनिया ने देख करके थर्रा गई। लेकिन जनता की मांग थी कि इसका पई का हिसाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो करेंगे जो इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और वास्तव में जिस बुद्धिमानी के साथ तैयारी करके उनके सारे स्थानों को एक ही झटके में साफ करके 100 आतंकवादियों को ढेर किया, उसके बाद जब उन्होंने एक्शन किया तो हमने भी उसका रिएक्शन किया। और अब की बार सेना की जो सबसे बड़ी तैयारी और बहादुरी देखी हमने नहीं, सारी दुनिया ने, कि जितने भी फटाके कहीं से भी लाए थे वो सब उन्होंने हवा में फोड़ दिए। और उसके कारण से केवल पाकिस्तान को सबक नहीं है, जो आसपास के भी कुछ छेड़खानी करते हैं ना, उनको भी समझ में आ गया कि ये 62 का भारत नहीं है, ये 2025 का नरेंद्र मोदी के और एक तरह से देश के नेतृत्व राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारत की फौज है। फौज तो पहले भी बहादुरी थी, जब भी युद्ध हुआ भारत की फौज हमेशा जीती 62 को छोड़ करके। तो वो जो है हमारी सेना का अपना एक जीने का तरीका, अपना काम करने का तरीका है।
उसका हौसला और देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ा दिया कि सामने वाला गोली मारे तुम गोला ठोक देना, मैं तुम्हारी जिम्मेदार बैठा हूँ। जब इतना खुला हाथ मिलता है तो फिर सेना अपनी ताकत दिखाती है। वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर एक तो SP Vivek Shyam confirmed that the recent death under investigation is a clear case of homicide. He said that the body recovered yesterday confirms that the person was murdered. There is no doubt about it. A case has been registered under charges of murder and destruction of evidence or concealment as the body was disposed of in an attempt to hide all forms of evidence. He added that the case is being treated as a special report cases and is the police topmost priority. A special investigation team SIT has been formed headed by the SP City and includes DSP Crime, DSP City and DSP Operations. In fact, I have already said it's a case of homicide. The body which we got yesterday, the person has been murdered. There's no question about it, and we've registered a case also. In fact, I have already said it's a case of homicide. The body which we got yesterday, the person has been murdered. There's no question about it, and we've registered a case also for murder, common intention, and for destruction of evidence or non-disclosure of of trying to hide since the body was thrown. So the attempt was to try to hide all forms of evidence. So that section also is there. So there's no doubt that it is murder, but we have to find out what is the motive behind it. In fact, we've treated this as a special report case. It is on topmost priority. We have the special investigation team investigating this case. The team will be headed by the SP City. There are other 3 DSPs, DSP Crime, DSP City and DSP Ops and 4 DSPs and SDPO Sara. And we have 2 sub-inspectors also. One is the IO and one is the assistant who will be supporting the IO. So we have many GOs in this special investigation team. That only says that is a case of topmost priority. See, like I said in my press release yesterday, we can't rule out any, we can't rule out all possibilities. So let the facts come in, and yes, the weapon was used to murder. Whether the motive was for robbery or if there was any vendetta or there was any form of hatred or any issue in between the accused and victims, we need to find that out. So facts will come forth as and when we investigate. So we need to look for more evidence in the place of occurrence. We need to look for evidence elsewhere also, and then only we can come to certain conclusion. But otherwise, at this juncture, it's premature to say anything. We need to find more evidence. Our aim is to get more evidence, then we can say something concrete. Otherwise, it will just be mere assumption. After concluding his 5-nation tour as part of the Operation Sindoor outreach, Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee stated, "We visited 5 countries. The Ministry of External Affairs has called a meeting tomorrow. I will not be able to attend it. There is a by-election in Kalinganj and I have some work to do. I have informed the Ministry of External Affairs about this. I will provide my statement to the ministry in writing," he said. পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে, এখন আগামীকাল একটা বৈঠক ডেকেছে দিল্লিতে। এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার একটা মিটিং ডেকেছে। যে গ্রুপগুলো গেছিল সেই গ্রুপগুলোর সঙ্গে উনি আলাদা করে বসতে চান। আর আজকে 4টা দিন হয়ে গেছে, সুতরাং আমি কালকে বৈঠকে থাকতে পারবো না। আমার পূর্ব নির্ধারিত কিছু বৈঠক এবং কর্মসূচি রয়েছে, যেহেতু আমি অনেকদিন দেশের বাইরে ছিলাম এবং ইতিমধ্যেই বাংলায় ইলেকশন অ্যানাউন্স হয়েছে, কালীগঞ্জে নির্বাচন রয়েছে, আমার কিছু নিজস্ব এলাকার কাজকর্ম রয়েছে। আমি সেগুলো নিয়ে আগামী 2-4 দিন ব্যস্ত থাকবো। আমি বিদেশমন্ত্রী ফরেন মিনিস্টারকে জানিয়েছি, অর্থাৎ দপ্তরকে জানিয়েছি যে আমার যা মতামত, আমি আমার মতামত লিখিতভাবে তাদের জানাবো এবং আমি সরকারকে জানিয়ে পরবর্তীকালে আপনাদের সামনে আমার যা ফিডব্যাক আমি শেয়ার করি। আজকে আর বিস্তারিত আমরা Brigadier Sajesh Babu PG extended warm wishes to new recruits joining the Indian Army, saying, "I extend my heartfelt congratulations to you and your family on joining the Indian Army."
मैं भारतीय सेना में प्रवेश पर आपको तथा आपके परिवार वालों को हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारी सेना का गौरवशाली इतिहास आप सबको पता है और इसी सेना का हिस्सा बनने का सौभाग्य आज आपको मिला है। इस उपलब्धि के लिए ट्रेनिंग बटालियन कमांड सभी अधिकारी, अनुदेशक तथा आपके ट्रेनिंग में जुड़े हुए सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। अपने उस्तादों के कड़ी मेहनत के कारण ही आज आपने ये मुकाम हासिल किया है। 31 हफ्ते के कठिन ट्रेनिंग के दौरान आपको नया तकनीकी उपकरणों के विधिवत जानकारी, कंप्यूटर में पूर्ण कक्षा, शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास और आधुनिक हथियारों का पूर्ण संचालन आदि के बारे में अच्छी सीख दी गई। इसके अलावा हर समय मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार रहने का भी ट्रेनिंग दी गई ताकि आप भविष्य में आने वाली हर चुनौती का मुकाबला कर सकें। आपने ट्रेनिंग के दौरान कभी ये महसूस नहीं किया होगा कि आप धीरे धीरे एक स्कूल या कॉलेज जाता हुआ नौजवान से एक जिम्मेदार एवं डिसिप्लिन अग्निवीर बन गए। शपथ ग्रहण परेड के बाद आपके कंधों पर देश की रक्षा का भार आ गया है। सेंटर में आपको बेसिक सिखलाई दी गई। अब आपको यूनिट में जाकर विभिन्न ऑपरेशनल एरिया में भाग लेकर अपने आप को ट्रेड सोल्जर की तरह कुशल अग्निवीर होने का परिचय देना है। अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए सदैव अपने आप को तैयार रखना है, चाहे आपको ये आदेश बॉर्डर ग्रुप, हाई एल्टीट्यूड और सीआईएफ एरिया में ही क्यों न दिया गया। अंत में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जीवन में निरंतर प्रगति करें और Responding to queries about AP and NCP, SP leader Sharad Pawar noticed signing the opposition's letter to the Prime Minister demanding a special session of Parliament post Operation Sindoor. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut said there are no differences, there are no chances of any differences regarding the special session of Parliament. We don't want to discuss defence matters. We want a discussion on the Pahalgam terrorist attack. We are not talking about the action that India took after the terror attack. 16 opposition parties have signed the letter, which will be sent to the Prime Minister and President in a couple of days. का साइन नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, ये मतभेद क्यों है सर? कोई मतभेद नहीं है। स्पेशल सेशन के बारे में किसी के मतभेद होने की गुंजाइश नहीं है। इस विषय पर हम डिफेंस पर चर्चा नहीं करना चाहते। हम पहलगाम में जो हुआ है टेररिस्ट अटैक, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान ने जो एक्शन ली है, जो बहुत ही सीक्रेट है ऐसे लोग बोलते हैं, हम उसके ऊपर कहाँ बात करें। इस देश में निरपराध लोगों पर अटैक होता है, 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ किया जाता है, उसके ऊपर अगर हम स्पेशल सेशन की मांग करते हैं तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमने सरकार का एक लेटर सब मिलकर 16 पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज के सिग्नेचर उसके ऊपर है और हम 1-2 दिन में हमारा लेटर प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी को जाएगा। Chief Minister Mohan Yadav, speaking at a public event, said that the state government has drawn inspiration from the Prime Minister Narendra Modi's vision of Virasat se Vikas ki aur, from heritage to development. He stated that after the formation of the new government, efforts were initiated to honor historical icons such as Rani Durgavati, Raja Bodh Singh, Rani Alia Bai, Holkar and Vikramaditya. He emphasized that the objective is not only to remember their contributions but also to ensure focused development of the regions historically associated with them. राजा रघुवीर सिंह नाम को स्मरण करते हुए 1857 के उस महान स्वतंत्रता हमारे मन में आदर्श श्रद्धा है
आवासी, कोरकू, ऐसे कई आदिवासी समाजों के द्वारा देवता के रूप में पूजे जाने वाले राजा भगत सिंह जी ने अंग्रेजों से लड़ करके जो देशभक्ति की मशाल जलाई, वाकई वो अद्भुत है। हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के उस घोषवाक्य के आधार पर विरासत से विकास की ओर हम अपने सारे नायकों को याद कर रहे हैं। इसलिए रानी दुर्गावती, राजा भगत सिंह, रानी अहिल्याबाई, विक्रमादित्य, ऐसे महापुरुषों को स्मरण करते हुए हम न केवल कैबिनेट कर रहे हैं बल्कि उस क्षेत्र के विकास के साथ उनके योगदान को समाज के सामने लाना, समग्र रूप से प्लान करना और खास करके हमारे शासन का उस पक्ष की तरफ ध्यान ले जाना जिसके लिए वो अभी थोड़ा जरूरत थी। मैं मान के चलता हूँ पचमढ़ी आदिकाल से। Reacting to the statement made by Lok Sabha leader of opposition and Congress MP Rahul Gandhi, BJP leader C.R. Keshavan strongly criticized him, calling his remarks deplorable. Third-rate lies. Keshavan said that such falsehoods only reinforce the belief that Rahul Gandhi, whom he referred to as an entitled dynast, is unfit to be an MP, let alone the leader of opposition. He added that both the Director General of Military Operations, DGMO, and the Ministry of External Affairs have already fact-checked and countered Rahul Gandhi's fake fabricated falsehoods. Keshavan also pointed out that Rahul's claims regarding external mediation have even been dismissed by senior Congress leaders like Shashi Tharoor and Salman Khurshid, who now speak in the interest of the nation. Mr. Rahul Gandhi's deplorable third-rate lies only further validate the fact that, let alone LOP, Rahul Gandhi, the entitled dynast, does not even deserve to be an MP. Rahul Gandhi's fake fabricated falsehoods have already been clearly fact-checked by the DGMO and the MEA, and Rahul Gandhi's completely outright fakery about external mediation has already been snubbed by members of his own party now representing the nation like Mr. Tharoor and Mr. Khurshid. The irony for Rahul Gandhi is that because of his insecurity, he did not list the names of Mr. Tharoor and Khurshid to be included in the all-party delegation, and they have called out Rahul Gandhi's fakery on external mediation. And Rahul Gandhi spoke about courage. How ironic, because the Congress party ever since Nehru's days has been hyphenated with cowardice. Rahul Gandhi says, "Daro mat," do not be afraid. Now Rahul Gandhi should explain why are they so petrified of revealing the contents of the 51 cartons of Nehru's letters which originally belonged to the nation. Why is Rahul Gandhi being a coward, and why does he not make the contents of these letters public? And next time Rahul Gandhi talks about courage, he should go and read up on the 1923 Nabha incident where Mr. Nehru himself in his autobiography has admitted to, behaving like a coward, and he had completely deserted his colleagues. This is what Nehru wrote about the infamous Nabha incident, in 1923. And as far as external pressure and mediation is concerned, Rahul Gandhi should read Obama's autobiography where Obama had unflattering remarks for Rahul Gandhi. He called him nervous and had an unformed quality about him. That's how he described Rahul Gandhi. In that, Obama clearly says that the Manmohan Singh government resisted, attempts to retaliate against Pakistan because the Congress party was afraid of anti-Muslim sentiment in the wake of the 26/11 attacks. Look at the cowardice of the Congress party and their appeasement politics. So these facts clearly expose how Congress and cowardice and Congress and vote bank politics go together. Rahul Gandhi, with his statements and his bitterness for the Prime Minister, has only further insulted our armed forces and their courage, and he's also discredited Operation Sindoor. But regardless of what doomsday and naysayers like Rahul Gandhi may state, Operation Sindoor is being lauded by the entire world for striking a decisive blow at the root of global terrorism, and Operation Sindoor and the valor of our armed forces under the leadership of Narendra Modi ji will be written in the
Congress MP Manish Tiwari, speaking from Cairo, Egypt, stated that the problem between India and Pakistan has nothing to do with Jammu and Kashmir. He described Jammu and Kashmir as a boogie and criticized the false narratives that attempt to equate the situation in Jammu and Kashmir with the Palestinian issue. Tiwari emphasized that such comparisons should be rejected outright. I think it's first of all important to understand what really is the problem between India and Pakistan. The problem between India and Pakistan has nothing to do with Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is a bogey. And these false narratives which try and conflate an equivalence between Jammu and Kashmir and the Palestinian issue is something which needs to be rejected at the very threshold. And the reason why I say that is because in 1971, when India intervened to stop the genocide which was being perpetrated by the West Pakistani army on its own citizens in East Pakistan, something which has been very well documented, but unfortunately it never got the traction that it should have got in international law. On one hand, it led to the emergence of a new state of Bangladesh. On the other hand, the Pakistani army, which was decisively defeated, and there was a historic surrender of 92,000 Pakistani troops, created an institutional scar on the collective psyche of the Pakistani military establishment. And so therefore they operationalized a strategy which came out of the Multan conference on the 24th of January 1972 to bleed India with 1,000 cuts. And this low intensity conflict which Pakistan has perpetrated against India for 45 years now is... That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.